लिखित संविधान अमेरिका का है और सबसे बड़ा लिखित संविधान हमारे अपने प्यारे भारत का है। अगर परंपराओं के आधार पर संविधान की बात की जाए तो परंपराओं के आधार पर सबसे प्राचीन संविधान ब्रिटेन का माना जाता है। अब सबसे पहले सर हेनरी मेन ने यह संविधान सभा का विचार अपनी पुस्तक पॉपुलर गवर्नमेंट में दिया। तो यह बात है विश्व स्तर की। तो सबसे पहले विचार किसने दिया? सर हेनरी मेन ने दिया। सर हेनरी मेन ने, इनकी पुस्तक का नाम है पॉपुलर गवर्नमेंट। पॉपुलर गवर्नमेंट। यह बात हो गई विश्व स्तर की। अब हम अपने भारत पे देखते हैं। भारत में सबसे पहले संविधान सभा का विचार बाल गंगाधर तिलक ने दिया। बाल गंगाधर तिलक ने सबसे पहले संविधान सभा का विचार अपने स्वराज विधेयक में दिया। बाल गंगाधर तिलक का एक नारा था जो बहुत फेमस था कि स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है जिसे मैं प्राप्त करके रहूँगा या लेके रहूँगा। तो वह स्वराज का यहाँ अर्थ स्वतंत्रता से ही लिया गया है। तो सबसे पहले भारत की बात करें। भारत में बाल गंगाधर तिलक ने संविधान सभा का सर्वप्रथम विचार दिया। बाल गंगाधर तिलक ने 1895 में, इनका विधेयक है स्वराज विधेयक। अब हम बात करते हैं बाल गंगाधर तिलक के बारे में अन्य महत्वपूर्ण जानकारियां जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। बाल गंगाधर तिलक का जन्म 23 जुलाई 1856 को होता है। बाल गंगाधर तिलक का जन्म 23 जुलाई 1856 को होता है, लेकिन हमारा अगला सवाल है कहाँ होता है? तो उनका जन्म रत्नागिरी महाराष्ट्र में होता है। जन्म 23 जुलाई 1856 कहाँ होता है? रत्नागिरी महाराष्ट्र। बाल गंगाधर तिलक के बारे में बात की जाए तो बाल गंगाधर तिलक को बेताज बादशाह भी कहते हैं। बाल गंगाधर तिलक को अंग्रेज़ों ने भारत में अशांति का जनक भी कहा है। हम आपको यह भी बताएंगे कि बाल गंगाधर तिलक को अंग्रेज़ों के द्वारा भारत में अशांति का जनक क्यों कहा गया। लेकिन हम इससे पहले बाल गंगाधर तिलक से जुड़े हुए अन्य महत्वपूर्ण कार्य भी देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि उन्होंने 1893 में महाराष्ट्र में गणेश उत्सव प्रारंभ किया। महाराष्ट्र के लोगों को एकजुट करने के लिए यह गणेश उत्सव का आयोजन सबसे पहले बाल गंगाधर तिलक के ही द्वारा किया जाता है। इसके 2 साल बाद, मतलब 1893 के 2 साल बाद 1895 में शिवाजी उत्सव का आयोजन भी किया जाता है। बाल गंगाधर तिलक के बारे में बात करें तो बाल गंगाधर तिलक के 2 समाचार पत्र जो कि काफ़ी प्रसिद्ध हैं, जिनमें सबसे पहला है जो कि अंग्रेजी भाषा का है, उसका नाम है मराठा। और दूसरा समाचार पत्र जो कि मराठी भाषा का है उसका नाम है केसरी। ये दोनों समाचार पत्र एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि एग्ज़ाम में सीधे सीधे कई बार पूछ लिया जाता है बाल गंगाधर तिलक के 2 समाचार पत्रों का नाम बताइए। एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण इसलिए और हो जाते हैं क्योंकि मराठी भाषा में जो समाचार पत्र प्रकाशित होता था केसरी, उसमें जो एक खबर छपी थी जिसका टाइटल था भारत का दुर्भाग्य। भारत का दुर्भाग्य की जगह वहाँ शब्द यूज किया गया
देश का दुर्भाग्य। देश यानी अपने भारत की ही बात थी, लेकिन पर्टिकुलर टाइटल की बात की जाए या हेडलाइन की बात की जाए तो वो था देश का दुर्भाग्य। देश का दुर्भाग्य नाम से एक खबर छपती है। केसरी समाचार पत्र है जो कि मराठी भाषा का है। यह समाचार पत्र छपते ही पूरे भारत में स्वराज को लेकर आंदोलन तीव्र हो गए। अंग्रेज इससे परेशान हो गए और उन्होंने तिलक को भारत में अशांति का जनक कहा और उन्हें मांडले जेल महाराष्ट्र भेज दिया गया। 6 साल के लिए उनकी सजा हुई। साथ ही हम देखेंगे कि इन्होंने 1916 में, बाल गंगाधर तिलक ने 1916 में एनी बेसेंट के साथ मिलकर होम रूल लीग की स्थापना की। 1916 में होम रूल लीग की स्थापना, होम रूल लीग की स्थापना की और साथ ही इनका देहांत 1 अगस्त 1920 को हो जाता है। बाल गंगाधर तिलक ने जो भी प्रयास किए भारत के लिए स्वराज दिलवाने के लिए, वह अविस्मरणीय हैं। भारत और भारत के लोग उनके योगदानों को कभी भी भूल नहीं सकता है। हम ऐसे महापुरुष को नमन करते हैं और उनके आदर्शों को, उनकी विचारधारा को सदा अपने दिल में संजोए रखने का पूरी कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे। अब हम बात करते हैं आगे की, क्योंकि हमारा टॉपिक बाल गंगाधर तिलक नहीं है, हमारा टॉपिक है संविधान सभा, तो हमें इससे आगे अब चीज़ें देखनी पड़ेंगी। अब हम बात करते हैं गांधी जी की, कि गांधी जी ने सर्वप्रथम संविधान सभा के बारे में कब कहा। तो इसमें हमने देखा कि पूरे विश्व में संविधान सभा का सर्वप्रथम विचार सर हेनरी मैन ने दिया, जिनकी पुस्तक का नाम था पॉपुलर गवर्नमेंट। भारत में सर्वप्रथम विचार 1895 में स्वराज विधेयक में बाल गंगाधर तिलक ने दिया। बाल गंगाधर तिलक का जन्म 23 जुलाई 1856 को रत्नागिरी महाराष्ट्र में होता है। बाल गंगाधर तिलक ने 2 उत्सव मनाना शुरू किए थे। एक उत्सव था गणेश उत्सव जो कि 1893 से शुरू हुआ और दूसरा उत्सव है 1895 से शिवाजी उत्सव। बाल गंगाधर तिलक के 2 समाचार पत्र हैं। अंग्रेजी भाषा के समाचार पत्र का नाम है मराठा और मराठी भाषा के समाचार पत्र का नाम है केसरी। केसरी की जो खबर थी जिसका टाइटल था देश का दुर्भाग्य, जिसके लिए उन्हें मांडले जेल बर्मा भेज दिया जाता है। उन्होंने 1916 में होम रूल लीग की स्थापना की एनी बेसेंट के साथ मिलकर, तथा उनका देहांत 1 अगस्त 1920 को हो जाता है। अब हम बात करेंगे महात्मा गांधी के बारे में। तो महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम संविधान सभा के बारे में 5 जनवरी 1922 को कहा। महात्मा गांधी ने संविधान सभा के बारे में सर्वप्रथम 5 जनवरी 1922 को कहा। उनका कहना था कि जो संविधान सभा होगी भारत की, उसका निर्माण भारतीयों की इच्छा के अनुसार किया जाए, उसमें किसी भी बाह्य व्यक्ति का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। महात्मा गांधी जी के एग्जाम की दृष्टि से कुछ राष्ट्रीय आंदोलन भी रहे, हम उनको भी एक बार चर्चा में लेने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले उनका एक आंदोलन आता है चंपारण सत्याग्रह। यह होता है 1917 में। खेड़ा, यह होता है 1918 में, खेड़ा सत्याग्रह। इसके बाद होता है एक अहमदाबाद मजदूर मिल को लेके भी इनका आंदोलन था, अहमदाबाद मजदूर मिल। यह भी 1918 में। इसी के साथ
एक है खिलाफत आंदोलन। खिलाफत आंदोलन होता है 1919 में। असहयोग आंदोलन 1920। सबने अभिज्ञा आंदोलन 1930 और भारत छोड़ो आंदोलन 1942। ये इनके महत्वपूर्ण कुछ आंदोलन हैं। महात्मा गांधी जी ने सबसे पहले संविधान सभा का विचार 5 जनवरी 1922 को दिया। इनका चंपारण आंदोलन होता है, चंपारण सत्याग्रह आंदोलन 1917 में, खेड़ा 1918 में, अहमदाबाद मजदूर मिल 1918, खिलाफत आंदोलन 1920, असहयोग आंदोलन 1920, सबने अभिज्ञा आंदोलन 1930, भारत छोड़ो आंदोलन 1942। एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है और लगभग हमें ज़्यादातर एग्जामों में यहाँ से एक क्वेश्चन देखने को मिल भी जाता है, तो ध्यान रखने योग्य बात है, आप इन्हें याद कर सकते हैं। इसके बाद हम देखेंगे, ये तो हो गई व्यक्तिगत स्तर पर बात कि व्यक्तिगत स्तर पर संविधान सभा की मांग सबसे पहले भारत में किसने की थी, जिनमें नाम आता है तिलक जी का और उसके बाद हमने देखा महात्मा गांधी जी का। अब हम बात करेंगे पार्टी स्तर पर। पार्टी स्तर पर संविधान सभा की मांग सबसे पहले किसने की, तो आइए जानते हैं। पार्टी स्तर पर अगर हम बात करें तो संविधान सभा की सर्वप्रथम जो बात कही थी वह कही थी स्वराज पार्टी ने। पार्टी स्तर पर सर्वप्रथम संविधान सभा की बात स्वराज पार्टी करती है। अब हम देखते हैं थोड़ा सा स्वराज पार्टी के बारे में भी। स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में होती है। स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में होती है और इनके संस्थापक सदस्यों में 2 नाम बहुत प्रसिद्ध हैं जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण भी हैं, जिनमें एक नाम आता है चित्तरंजन दास और दूसरा नाम आता है मोतीलाल नेहरू जी का। चित्तरंजन दास जी और मोतीलाल नेहरू जी का नाम आता है। 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना होती है। चित्तरंजन दास जी इसके अध्यक्ष होते हैं। ये बात की हमने पार्टी स्तर की और वर्ष हो गई है 1923। इसके बाद हम बात करेंगे आगे, तो इसके बाद आती है नेहरू रिपोर्ट। नेहरू रिपोर्ट आती है 1928 में। आइए हम जानते हैं कि क्या है नेहरू रिपोर्ट। अंग्रेजों के द्वारा भारतीयों को चैलेंज किया गया कि भारतीय जो लोग हैं वह संविधान बनाने में असक्षम हैं, वह संविधान का निर्माण नहीं कर सकते हैं। इस चैलेंज को मोतीलाल नेहरू जी व उनके सहयोगियों ने स्वीकार किया। मोतीलाल नेहरू जी नेहरू रिपोर्ट जो आती है उसके सचिव होते हैं। इस चैलेंज को वो स्वीकार करते हैं और संविधान के लिए अगर हम बात करें तो पहला ब्लूप्रिंट इन्हीं के द्वारा तैयार किया गया, जिसको हम नेहरू रिपोर्ट 1928 के नाम से जानते हैं। कहा जाता है नेहरू रिपोर्ट 1928 जो है वह भारतीयों द्वारा संविधान निर्माण के लिए किया गया प्रथम प्रयासों में से एक था। तो नेहरू जी ने ये बात की हमने नेहरू रिपोर्ट की,
अब हम बात करते हैं वर्ष 1929 की। वर्ष 1929 में लाहौर अधिवेशन होता है। लाहौर अधिवेशन 1929 में होता है, लगभग यह दिसंबर में होता है, और इसमें अंग्रेज़ों के लिए एक डेडलाइन तय कर दी जाती है कि आप हमारी संविधान सभा की मांग को स्वीकार कर लीजिए। यदि आप ऐसा नहीं करते हो, हमारी मांगों को स्वीकार नहीं करते हो, संविधान सभा बनाने की मांग को स्वीकार नहीं करते हो, तो हम पूर्ण स्वराज से कम किसी भी बात पर नहीं मानेंगे और 26 जनवरी 1930 को हम स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। तो पहली बार स्वतंत्रता दिवस मनाने का निर्णय लाहौर अधिवेशन में लिया गया, जिसका परिणाम हुआ 26 जनवरी 1930 को रावी नदी के तट पर पहली बार तिरंगा फहराया गया। लाहौर अधिवेशन के बाद हम बात करते हैं 1934 की। 1934 में बात होती है कि संविधान सभा का निर्माण करने के लिए एक कार्यकारिणी समिति होगी। 1934 में जो बात कही गई थी कार्यकारिणी समिति की, वह कार्यकारिणी समिति 2 स्तर पर होगी, एक केंद्रीय स्तर पर, दूसरी प्रांतीय स्तर पर। तो 1934 में कार्यकारिणी स्तर पर बात की गई संविधान सभा बनाने की, कि कार्यकारिणी समिति जो होगी वह संविधान का निर्माण करेगी। कार्यकारिणी समिति 2 स्तर पर होगी, एक केंद्रीय स्तर, दूसरा प्रांतीय स्तर। ये हो गया वर्ष 1934 तक की घटना। 1934 में एक महत्वपूर्ण घटना यह भी है कि संविधान सभा का सर्वप्रथम व्यवस्थित विचार की अगर बात की जाए, व्यवस्थित विचार की अगर बात की जाए कि संविधान सभा का सर्वप्रथम व्यवस्थित विचार किसने दिया, तो सन 1934 में M.N. रॉय ने दिया। M.N. रॉय जी द्वारा सर्वप्रथम 1934 में संविधान सभा का व्यवस्थित विचार दिया जाता है। M.N. रॉय संविधान सभा का व्यवस्थित विचार। M.N. रॉय का पूरा नाम मानवेंद्र नाथ रॉय है। उसके बाद वर्ष 1936 में कांग्रेस का फैजपुर अधिवेशन होता है। वर्ष 1936 में कांग्रेस का फैजपुर अधिवेशन होता है, जिसे कि गांव का अधिवेशन भी कहते हैं, क्योंकि गांव के स्तर पर होने वाला यह प्रथम अधिवेशन था। फैजपुर अधिवेशन में कुछ निर्णय लिए गए और वह यह थे कि जो संविधान सभा होगी वह बिना बाह्य हस्तक्षेप के कार्य करेगी। उस पर किसी भी बाह्य शक्ति या बाह्य देश या बाह्य ग्रुप कह सकते हो, पार्टी कह सकते हो, किसी का भी कोई अधिकार नहीं होगा। यह कांग्रेस का फैजपुर अधिवेशन था। फिर 1938 में जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा सर्वप्रथम यह बात कही जाती है कि जो संविधान सभा होगी, उस संविधान सभा में जो व्यक्ति चुनकर भेजे जाएंगे वह वयस्क मताधिकार के आधार पर भेजे जाएंगे। यदि हम बात करते हैं वयस्क मताधिकार के आधार पर, अगर सीधे क्वेश्चन में एग्जाम आ जाए कि संविधान सभा की जो मांग थी कि उसमें जो प्रतिनिधि चुनकर भेजे जाएंगे वह वयस्क मताधिकार के आधार पर भेजे जाएंगे, यह बात सर्वप्रथम किसने कही, कब कही, तो जवाहरलाल नेहरू जी ने सन 1938 में।
वयस्क मताधिकार, वयस्क कि संविधान सभा जो होगी वह वयस्क मताधिकार के आधार पर होगी, परंतु अंग्रेजों ने यह बात स्वीकार नहीं की। वर्ष 1938 के बाद 1940 में 8 अगस्त 1940 को अगस्त प्रस्ताव आता है। उस समय जो गवर्नर थे वह थे लॉर्ड लिनलिथगो। इसके बाद 1942 में क्रिप्स मिशन भी आता है। इन दोनों में बहुत महत्वपूर्ण बात कही गई थी संविधान को लेके, लेकिन कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए। केवल एक ही बात पर बात रुक रही थी, वह थी कि संविधान सभा का निर्माण आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वार किया जाएगा, यानी द्वितीय विश्व युद्ध के बाद संविधान सभा का निर्माण किया जाएगा। ऐसी स्थिति उत्पन्न होने की वजह यह थी कि अंग्रेजी सेना, जो अंग्रेज़ों की जो सेना थी या ब्रिटेन था, वह सेकेंड वर्ल्ड वार में कई जगह हार का सामना कर रहा था और उसे भारतीय सैनिकों की बहुत आवश्यकता थी। हमने यानी भारतीयों ने प्रथम विश्व युद्ध में भी भाग लिया था। अब उन्हें ज़रूरत थी कि द्वितीय विश्व युद्ध में भारत और भारतीय सैनिक उनका सहयोग करें, परंतु इसके लिए एक शर्त यह तय की गई कि आप हमें द्वितीय विश्व युद्ध में मदद कीजिए, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद हम आपको संविधान सभा बनाने देंगे। इसके बाद भारत में यदि बात करें कि संविधान के बारे में, संविधान सभा के बारे में जो ठोस प्रावधान आते हैं या जो मिशन आता है जिसकी वजह से संविधान सभा का निर्माण माना जाता है, वह है कैबिनेट मिशन 1940। कैबिनेट मिशन की यदि हम बात करें तो कैबिनेट मिशन में 3 सदस्य थे। कैबिनेट मिशन 3 सदस्यीय था, जिनमें सर स्टीफर्ड क्रीक थे, अलेक्जेंडर थे और पैथिक लॉरेंस थे। दोस्तों, यहाँ ध्यान रखने वाली बात यह है कि पैट्रिक लॉरेंस नहीं है, पैथिक लॉरेंस है, जो कि कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष भी रहते हैं। पैथिक लॉरेंस। अलेक्जेंडर और सर स्टीफर्ड क्रीक, ये 3 सदस्यीय कैबिनेट मिशन होता है, जो कि अपनी रिपोर्ट 16 मई 1946 को देता है। अब ये तो बात हो गई संविधान सभा के गठन की। अब हम देखेंगे उस समय भारत की तात्कालिक स्थिति क्या थी। तो अब हम देखते हैं उस समय भारत की जो तात्कालिक स्थिति है, भारत 600 देशी रियासतों में था। इसके साथ ही 11 ब्रिटिश प्रांत थे और 4 चीफ कमिश्नरी क्षेत्र भी थे। 600 देशी रियासतें, 11 ब्रिटिश प्रांत और 4 चीफ कमिश्नरी क्षेत्र। अब हम जानने की कोशिश करते हैं कि देशी रियासतें क्या हैं, ब्रिटिश प्रांत क्या हैं और चीफ कमिश्नरी क्षेत्र क्या हैं और कौन कौन से थे। देशी रियासतों का मतलब था कि जिन पर अपने ही यानी भारतीय राजा महाराजाओं का ही शासन था, ऐसी सभी रियासतों को देशी रियासतें कहा गया। जिन पर ब्रिटेन का कब्जा था उन्हें ब्रिटिश प्रांत कहा, जिन पर ब्रिटेन ने प्रांतीय स्तर पर अपना शासन चलाया हुआ था। और चीफ कमिश्नरी की बात की जाए तो आज के परिप्रेक्ष्य में यदि हम बात करते हैं, तो वर्तमान स्थिति के संदर्भ में यदि हम बात करते हैं, तो ऐसे समझिए दोस्तों, जैसे
आज की यूटी यानी यूनियन टेरिटरी, संघ शासित प्रदेश, जिन पर सीधे सेंट्रल गवर्नमेंट का शासन होता है। अब हम देखते हैं ये कौन कौन सी थी। तो यहाँ पे एग्ज़ाम की दृष्टि से 600 देशी रियासतें नहीं पूछी जाती हैं, ना ही ऐसा देखने को मिला है, परंतु 11 ब्रिटिश प्रांतों से अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हम देखते हैं 11 ब्रिटिश प्रांत कौन कौन से थे। असम, बिहार, बंगाल, उड़ीसा, मद्रास, पंजाब, सिंध, संयुक्त प्रांत, मध्य प्रांत व बरार, मध्य प्रांत व बरार, उत्तरी पश्चिमी प्रांत, बिहार, बंगाल, उड़ीसा, असम, मद्रास, पंजाब, सिंध, संयुक्त प्रांत, मध्य प्रांत और एक और बच गया, वह है बम्बई। ये थे 11 ब्रिटिश प्रांतों के नाम। आप इन्हें याद रख सकते हो। एग्जाम में कई बार सीधे सीधे पूछ लिया जाता है कि निम्न में से कौन सा ब्रिटिश प्रांत है और निम्न में से कौन सा ब्रिटिश प्रांत नहीं है। उसे हम देखने की कोशिश करेंगे अगले कुछ देर में कि एग्जाम में यहाँ से कैसे क्वेश्चन बनता है। उससे पहले हम देखेंगे कि 4 चीफ कमिश्नरी क्षेत्र कौन कौन से थे। यदि आप राजस्थान के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो यहाँ से क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि 4 चीफ कमिश्नरी क्षेत्रों में एक कमिश्नरी क्षेत्र राजस्थान से भी था जिसका नाम था अजमेर मेरवाड़ा। दूसरा था बलूचिस्तान। ये राजस्थान में है अजमेर मेरवाड़ा। बलूचिस्तान वर्तमान में पाकिस्तान में है। तीसरा है कुर्ग। कुर्ग वर्तमान में कर्नाटक में है। और दिल्ली। दिल्ली के बारे में आप सभी जानते होंगे कि दिल्ली कहाँ है। दिल्ली भारत में है, जो कि नई दिल्ली भारत की राजधानी भी है। अब क्वेश्चन यहाँ से पूछा कैसे जाता है। यहाँ से पूछा जाता है निम्न में से कौन सा ब्रिटिश प्रांत नहीं है। आप ध्यान से सुनिए, निम्न में से कौन सा ब्रिटिश प्रांत नहीं है। उसके 4 ऑप्शन दे देंगे, असम, बिहार, बंगाल और कुर्ग। अब आपको इसमें से पहचान करना होगा और यह बताना होगा कि निम्न में से कौन सा ब्रिटिश प्रांत नहीं है। तो इसका सही उत्तर है कुर्ग, क्योंकि कुर्ग चीफ कमिश्नरी क्षेत्र है। अब हम देखते हैं कि संविधान सभा की बात हो जाती है कि संविधान सभा होगी, लेकिन संविधान सभा में सीटें कितनी होंगी, अब हम इस पे चर्चा करेंगे। हमने देखा 11 ब्रिटिश प्रांतों को और 4 चीफ कमिश्नरी क्षेत्रों को। 11 ब्रिटिश प्रांतों में थे असम, बिहार, बंगाल, उड़ीसा, मद्रास, पंजाब, सिंध, संयुक्त प्रांत, मध्य प्रांत व बरार, उत्तरी व पश्चिमी प्रांत और बम्बई। ये 11 ब्रिटिश प्रांत थे। और 4 चीफ कमिश्नरी क्षेत्रों में अजमेर, मेरवाड़ा, बलूचिस्तान पाकिस्तान, कुर्ग कर्नाटक और दिल्ली। अब हम देखते हैं सीटों का विभाजन कैसे कैसे था। सीटों की बात की जाए तो कहा गया था कि प्रति 10 लाख की जनसंख्या पर एक सीट का निर्धारण किया गया था।
तो भारत में कुल उस समय, क्योंकि भारत यह स्थिति थी विभाजन से पूर्व, जब तक पाकिस्तान और भारत दो अलग अलग देश नहीं हुआ करते थे, एक संयुक्त देश था, तो उस समय जो संविधान सभा की सीटों की संख्या है वह रखी गई थी 389 यानी 389। 389 सीटों का प्रावधान था। अब हम बात करेंगे 389 सीटों का डिवाइडेशन यानी वर्गीकरण कैसे कैसे था। इनमें 3 जगह इन सीटों का बंटवारा किया गया था। पहला देशी रियासतें, ब्रिटिश प्रांत, और तीसरे नंबर पे है वही चीफ कमिश्नरी क्षेत्र। देशी रियासतों की सीटों की संख्या थी 93, ब्रिटिश प्रांतों की संख्या 292 और चीफ कमिश्नरी क्षेत्रों की संख्या थी 4। यदि हम इनका टोटल करते हैं 4 और 2 6 और 3 9, 9 और 9 18 की 8, हासिल 1 2 और 1 3, टोटल संख्या है 389, जैसा कि हमने यहाँ देखा। यह स्थिति तो हो गई सीटों के बारे में। अब अंग्रेजों ने क्या किया कि देशी रियासतों के जो प्रतिनिधि थे उनको तो कहा कि आप मनोनीत या परामर्श के आधार पर प्रतिनिधियों को भेज दीजिए संविधान सभा पर, परंतु जो ब्रिटिश प्रांत की 292 सीटें थी और चीफ कमिश्नरी क्षेत्र की 4 सीटें, यानी टोटल 296 सीटों को धार्मिक आधार पर बांट दिया गया। मुख्यतः इसमें 3 धार्मिक आधार थे। पहला हम कह सकते हैं हिंदू कह सकते हैं, जिसमें कि जैन बुद्ध आदि भी शामिल थे। तो इनके लिए सीटों की संख्या रखी गई थी 213। हिंदू यहाँ हम जनरल कह सकते हैं। इसके अलावा मुस्लिमों के लिए सीटों की संख्या रखी गई थी, क्योंकि ये विभाजन धार्मिक आधार पर ही था। और सिखों के लिए जो सीटों की जो रखा गया था वह थी 4, जो कि पंजाब के क्षेत्र के लिए रखी गई थी। इनको भी एक बार टोटल करके देख लेते हैं। 9 और 4 13 और 3 16 की 6, हासिल 1 7 8 और 1 9 और 296 इसका टोटल होता है। यह बात तो हो गई 296 सीटों की। दोस्तों हम आपको फिर से एक बार बता दें, ये 296 सीटों का विभाजन धार्मिक आधार पर अंग्रेजों के द्वारा किया गया था कि इन पे जो प्रतिनिधि संविधान सभा में चुन के जाएंगे वह 3 धार्मिक आधारों पर चुन के जाएंगे। यहाँ पे देशी रियासतों पे धार्मिक आधार लागू नहीं होते थे। वहाँ पे जो प्रतिनिधि आने थे वह परामर्श या मनोनीत के आधार पर आने थे। इसलिए इन 93 को छोड़ के, इन 93 सीटों को छोड़ के जितनी भी सीटें थी 292 और 4 यानी 296 सीटों को यहाँ धार्मिक आधार पर वर्गीकृत किया गया था। अब हम देखते हैं इन सीटों में से धार्मिक आधार पर किसको और कितनी सीटें मिली। धार्मिक आधार पर अगर हम सीटों की बात करें तो यहाँ पे धार्मिक आधार को भी छोड़ के यदि हम कहें कि उस समय जो चुनाव होते हैं उन चुनावों में किसको कितनी सीटें मिली, तो सीटों का विभाजन कुछ इस प्रकार है। कांग्रेस को मिलती हैं 208 सीट, मुस्लिम लीग को मिलती हैं 73 सीट और अन्य पार्टियों को सीटें मिलती हैं 15। 5 और 3 8 और 8 16 की 6, हासिल 1 7 8 और 1 9 और 296। टोटल सीट कुछ इस प्रकार है।
लीग। कांग्रेस के लिए सीट आई थी 208, यानी मतलब 208 सीटों पर कांग्रेस विजयी रही। मुस्लिम लीग 79 सीटों मुस्लिमों की थी, लेकिन मुस्लिम लीग 73 सीट पर ही अपनी जीत दर्ज करा पाई। इसके साथ अदर पार्टियां भी थीं, जिनमें कि कुछ निर्दलीय भी थे और कुछ छोटे छोटे दल भी थे, जिनको एक एक सीट भी प्राप्त होती है। इन सब को मिला के हमने अदर्स का है, इनको टोटल सीटें प्राप्त होती हैं 15। अब हम बात करते हैं कि ये तो स्थिति हो गई विभाजन से पूर्व की। विभाजन के बाद संविधान सभा में सीटों की संख्या कितनी रहती है? विभाजन से पूर्व थी 389, जो कि बटी हुई थी देशी रियासतों के आधार पर। तो देशी रियासतों की संख्या थी 93, ब्रिटिश प्रांतों की थी 292 और चीफ कमिश्नरों की थी 4। टोटल थी 389 सीटें। अब हम बात करते हैं विभाजन से बाद की बातें। तो विभाजन के बाद सीटों की संख्या रहती है